नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम पीवाईक्यू सीरीज़ को कर रहे हैं। इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज़ में पूरे 3600 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसको हम यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं। इस समय हम यूनिट 3 काव्यशास्त्र, जिसे साहित्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, हम उसके 2006 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यू को कर रहे हैं। इसके पहले यूनिट 3 काव्यशास्त्र के ऊपर 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। पिछले 100 प्रश्न पीछे हम कर चुके हैं। इसके अलावा हम यूनिट 3, यूनिट 4 यानी हिंदी भाषा, विज्ञान और वैचारिक पृष्ठभूमि, साथ में निबंध और कहानी के ऊपर प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी एकेडमी परिवार ने 1000 सदस्यों को अपने साथ जोड़ लिया है, इसमें सफल हैं। 1000 सब्सक्राइबर आज कल ही इसके पूरे हो गए थे, कल रात में। तो आप उसका एक छोटा सा यहाँ पर बैनर देख सकते हैं। तो आप सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं, आप सभी इस परिवार के सदस्य हैं और आप सभी से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। अभी और भी संभव होगा। आप ही में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज के कुछ समय बाद इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, पढ़ाएंगे, अन्य लोगों की भी सेवा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको कुछ बताएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, जैसा कि मैं सीख रहा हूँ। अभी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें मैं कमेंट के माध्यम से सीखता रहता हूँ, जो मुझे फीडबैक मिलता रहता है और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी होती रहती हैं ऐसे करने से, कुछ ना कुछ करते रहने से। और आपको दिखता भी है, आपको अपना बेनिफिट स्वयं से स्वयं को दिखता है। तो आप भी ऐसा अगर कुछ करना चाहते हैं तो करिए, निसंदेह ऐसा करते रहना चाहिए सभी को। तो पुनः मैं आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी शुभकामना के पात्र हैं और इस चैनल को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए ताकि और आगे बढ़ता रहे। तो चलते हैं, हम बधाई दे सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से, अपने आप को दीजिएगा, मुझे नहीं, इस चैनल को दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहला प्रश्न है 101 नंबर, आप यहाँ पर देखिए। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। मैं एक बार बता दूं, मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूं पीवाईक्यू सीरीज़ में, वो एविडेंस के साथ लेके आता हूं। नीचे वो लिखा रहता है कि वो प्रश्न किस साल, किस बैच में और किस शिफ्ट में पूछा गया, यहाँ तक कि मैं ये सब कुछ लेके आता हूँ। तो देखिए, ये प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले देते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन ने काव्य दोष के बारे में सबसे पहले यही बताते हैं। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि वामन ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई। ये आपके लिए होमवर्क है। 102 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप यहाँ देखिए। पाए महावर दिन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मिड़ती जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार या समासोक्ति अलंकार। कुछ ऑप्शन तो आप अपने आप एलिमिनेशन मेथड से हटा सकते हैं सीधे। तो इसके उत्तर को हम देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो देखिए है वो है भ्रांतिमान। इसमें देखिए समासोक्ति को आप सीधे तौर पर काट सकते हैं, क्योंकि समासिक चिन्ह होता है समासोक्ति में। पाए महावर देन को जाइन बैठी जाए, फिर जाने महावरी एड़ी मिड़ती जाए। इसमें सीधे तौर पर भ्रांति की संभावना दिख रही है। हालांकि कुछ लोग संदेह पर भी जा सकते थे, लेकिन भ्रांतिमाल अलंकार यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। और मैं एक बात बता दूं, आप जब भी प्रश्न करते हैं, मैं बार बार सारे वीडियो में कहता हूं, अपने सामने एक नोटबुक रखिए, कॉपी रखिए, उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखते रहिए और लास्ट में चेक करिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल के कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भोक्तिवाद किस आचार्य का मत है?
पिछले 103 प्रश्न में करवाया, 103 प्रश्न में भुक्तिवाद और इसके आचार्य से संबंधित कम से कम 10 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भुक्तिवाद ऑप्शन देखिए, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक और भट्टलोलट, यही ऑप्शन है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा, तो जो बात मैं बता रहा हूँ उस बात में ये है कि आप इन पूरे PYQ सीरीज को अगर सही से इसे देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ से 95% प्रश्न इस PYQ सीरीज से आपको देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। वो परीक्षा दे करके जब आप आइएगा तो बताइएगा, सारे प्रश्न मैं इस PYQ से दिखवा दूंगा, ऑप्शन से, प्रश्न से, ऑप्शन के अंदर से, तो वो सब कुछ पूछे जाते हैं। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद जो दिया था वो दिया था, मैं बार बार बोलता हूँ, भुक्ति यानी भोग की जो बात करते हैं वो नायक लोग करते हैं। तो देखिए भट्टनायक, ऑप्शन सी भट्टनायक है। देखिए भट्टलोलट का संबंध 9वीं शताब्दी है और इनका जो वाद या सिद्धांत है वो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इन्होंने जिस दर्शन की बात की या जिस दर्शन से हैं ये, वो है मीमांसा दर्शन। शंकुक 9वीं शताब्दी, अनुमितिवाद इनका सिद्धांत है, न्याय दर्शन से आते हैं। भट्टनायक 10वीं सदी, भुक्तिवाद या भोगवाद इनका सिद्धांत है और ये सांख्य दर्शन से आते हैं। अभिनवगुप्त 11वीं सदी इनकी समय है और यह अभिव्यक्तिवाद से आते हैं। अभी उपसर्ग से आप इसे याद कर सकते हैं। नायक, भोग और उसके बाद भट्टलोलट, आरोप या उत्पत्तिवाद। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ अपने तरीके से ट्रिक बना के याद करिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 104। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? ऑप्शन ए कायिक, ऑप्शन बी वाचिक, ऑप्शन सी आहार्य, ऑप्शन सी सात्विक। तो आप देखिए, सबसे पहले कल भी मैं पूछा था, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, संचार कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी संचार नहीं, निष्पत्ति, सॉरी निष्पत्ति नहीं, संचारी भाव, संचार नहीं संचारी भाव। मेरे दिमाग में कम्युनिकेशन का एक वर्ड चल रहा था। तो अनुभाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, आप इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो स्वर भंग जो है वो अनुभाव के देखिए आप सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आता है और सात्विक है ऑप्शन डी, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 105। लोक वृत्तानुकरणम नाट्य मेतन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? जो भी कथन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन कथन को आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं एकत्रित कर लीजिए। ऑप्शन में है भरत मुनि, धनंजय, अभिनवगुप्त, रामचंद्र, गूढ़चंद्र। तो लोक वृत्तानुकरणम नाट्य मेतन्मया कृतम, यह उक्ति है आचार्य भरत मुनि की। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने काव्य गुण और काव्य दोषों की संख्या 10-10 मानी है। दूसरी शताब्दी के आचार्य हैं और इन्होंने रस की परिभाषा देते हुए ये विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर निष्पत्ति, ऐसे आपको रिकॉल करते चलना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 106। काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, यह उक्त किस आचार्य की है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी उद्भट, ऑप्शन डी मम्मट। तो काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, यह उक्ति है आचार्य भामा की। आचार्य भामा किस सदी के हैं, किस संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं, समय इनका क्या है, सदी, इनकी प्रमुख उक्ति कौन सी है, साथ में इनकी रचना का नाम क्या है, उसके बाद अन्य और कौन सी उक्ति हैं, किस दर्शन से प्रभावित हैं, ऐसी सारी बातें आपको रिकॉल करते रहना है इसी PYQ सीरीज़ में। PYQ सीरीज़ इसलिए भी किया जाता है, PYQ को अधिक से अधिक देख लिया जाता है कि आपको देखना, जितनी बार आप उस प्रश्न को देखोगे आपका रिपीटेशन होता चला जाएगा, आप उसको रिवाइज करते चलोगे बोल बोल के। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 107। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है?
ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी क्षेमेंद्र, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो औचित्य संप्रदाय का संबंध किससे है? आपको तुरंत ये औचित्य शब्द आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति है आचार्य क्षेमेंद्र की, और आचार्य क्षेमेंद्र ही औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके साथ साथ क्षेमेंद्र का समय क्या है आपको पता है क्या? क्षेमेंद्र की रचना का क्या नाम है? औचित्य विचार चर्चा, क्षेमेंद्र की रचना का क्या नाम है आपको पता है क्या? इनकी कोई और उक्ति क्या है आपको पता है क्या? नहीं पता है तो अच्छे से कहीं नोट करिए, रिकॉल करते जाइए, बार बार रिवीजन करते जाइए, और जितनी बार इनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपको बार बार वो सारी चीज़ें याद होती, आपके सामने याद आनी चाहिए, आपके सामने वो नोट दिखना चाहिए कि आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया है, दिमाग वहीं पर बिंब बनना चाहिए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? ऑप्शन ए कारणमाला, ऑप्शन बी एकावली, ऑप्शन सी माला दीपक, ऑप्शन डी काव्यलिंग। तो जो श्रृंगार मूलक अलंकार नहीं है इसमें है काव्यलिंग, आप इसे ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 109। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारीकरण की व्याख्या की है? नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो नगेंद्र इसमें जो है इन्होंने साधारीकरण के बारे में ये व्याख्या देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो श्लेष अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। आप देखिए ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। आप इसे नोट कर लीजिए कि श्लेष के कितने प्रकार होते हैं, अभंग और समभंग, सभंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, तो आप देखिए आपके सामने है आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, दंडी और वामन वक्रोक्ति और दंडी रीति या रस से जा सकते हैं। अभी देखते हैं हम ए का 3, A3 यानी बी की तरफ, B4, एक सेकेंड, ये होंगे दंडी अलंकार। ठीक है, सी वामन, सॉरी वक्रोक्ति को तो कुंतक है, वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ पर देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भरत मुनि दूसरी शताब्दी के हैं, रस संप्रदाय इनका प्रमुख संप्रदाय है, और इनके जो ग्रंथ है प्रमुख वो है नाट्यशास्त्र। दंडी का समय 7वीं शताब्दी है, 7वीं का उत्तरार्ध, अलंकार संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं, काव्यदर्श इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं। वामन का समय 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच का है, रीति संप्रदाय से आते हैं, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति इनकी प्रमुख रचना है। आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी है, ध्वनि संप्रदाय से आते हैं और ध्वन्यालोक इनकी प्रमुख रचना है। कुंतक 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इनका समय है, वक्रोक्त संप्रदाय से आते हैं और वक्रोक्त जीवितम इनकी प्रमुख रचना है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 112। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किसकी पंक्ति है, यह कथन किसकी है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी कॉलरिज, ऑप्शन डी मैथ्यू आर्नल्ड। तो कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह उक्ति जो है वह है कॉलरिज का। ठीक है, कविता के शब्दों के बारे में बात करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। 113 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, आइए रिचर्ड के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इसको हम देख लेते हैं सीधे, डी आंसर है इसमें, यानी A2 द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर
क्रिटिसिज्म का संबंध जो है वो है 1924 से। आइए रिचर्ड की जितनी भी रचनाएं हैं आप के सामने, आपके पास अगर किताब है तो आप उस पर टिक कर लीजिए और उसे एक जगह अलग नोट कर लीजिए और उसे रट डालिए। बी, आप दी फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936, साइंस एंड पोएट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 114। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। कहानीकार नहीं है, ये कृतियां हैं। आप इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। रागात्मक भाषा, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, कल्पना सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। आपको पता है कल्पना सिद्धांत से जिसका ताल्लुकात है वो है सिद्धांत से संबंधित बताना है, इस सिद्धांत से कौन सी रचना संबंधित है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका आंसर सी है। यहाँ पर A3 रागात्मक का है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा का संबंध है दी सेक्रेड वुड, कल्पना सिद्धांत का संबंध है बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज से, और अनुकरण सिद्धांत जो कि अरस्तु का है यह है पेरी पोएटिकेस। ठीक है, पेरी एथिकेस। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 115 स्थापना और तर्क का है प्रश्न है। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तर्क में कह रहा है क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दोनों ऑप्शन जो हैं इसमें से एक ऑप्शन सही है और आर गलत है, क्योंकि जो इसका तर्क है क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। जड़ होने का मतलब आपको पता है, निष्क्रिय हो जाना। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति समाज में जाता है, समाज में जाने के बाद व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, व्यक्ति समाज से बहुत कुछ सीखता है। आप अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे जो ज़्यादा सामाजिक होता होगा, उसका स्वभाव थोड़ा सा अलग होता है। उसके रिएक्शन को आप देखेंगे, जो घर में भौतों की तरह पड़ा रहता है वो क्या ही जानेगा क्या है, कैसे किससे कैसे बात करनी है। जब आपसे 10 लोग बात करेंगे तो आपको फीडबैक देने आएगा, किसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो जड़ होने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम जा सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, अभी स्थापना और तर्क का है। इसमें कह रहा है कि स्थापना में सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क कह रहा है क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। जब हम सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, क्योंकि करुणा के बिना जो सामाजिक होता होगा उसको देखिए, उसके अंदर अनन्य भाव होते हैं। उसे इसलिए पता है क्योंकि वो अलग अलग कल्चर में जाता है, अलग अलग स्थितियों को वो झेलता है, ट्रीट करता है, तो उसे पता है कहाँ पे हमें किस तरीके से पेश आना है। तर्क में कह रहा है क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। करुणा बिल्कुल सही है। 117 नंबर प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने दी। देखिए अभी दोबारा प्रश्न आ गया जिसकी मैं 10 बार पूछे जाने की बात कर रहा था। तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त से जोड़ दीजिए, उत्तर आपके सामने है। अब ऐसे बहुत से प्रश्न आपके सामने आएंगे, जो पहली सीरीज से देख रहा है, पहली वीडियो से, उसके सामने जब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे कि उसको आप सोचो कि जल्दी स्लाइड आगे कर दें। अलंकार संप्रदाय के संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार, ये सार है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट इसके उत्तर पर चलते हैं। काव्य अलंकार
काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। और इन चारों के रचनाकारों का नाम क्या है, आपको पता है क्या? नहीं है, पता है तो आप पता करिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए देखते हैं आगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम है। कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, जॉन ड्राइडन। तो यही चारों हैं, इन चारों के क्रम को हम देख लेते हैं। जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड और क्रोचे। प्लेटो, अरस्तु, होरेस लोंजाना, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड, ऐसे मैं क्रम से याद किया था, आपको किसी दिन भेज दूंगा और इसका ट्रिक भी बता दूंगा। जैसे मैं भर भाम धुआ रहुआ बताया था ना भारतीय काव्य शास्त्र का, किसी दिन आराम से इस पर छोटी सी क्लिप बना के लेके आऊँगा और इस पर अच्छे से मैं आपको दे दूंगा कंटेंट। 120 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। ए है औचित्य विचार चर्चा, ध्वन्यालोक, श्रृंगार प्रकाश, काव्य मीमांसा। औचित्य विचार चर्चा के लेखक हैं आचार्य क्षेमेंद्र, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन और श्रृंगार प्रकाश के हैं भोजराज और काव्य मीमांसा आचार्य राजशेखर। इस हिसाब से आप देखिए ऑप्शन ए सही हो रहा है, आप मैच कर लीजिए और इसका ऑप्शन यहाँ उत्तर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं ऑप्शन ए आनंदवर्धन, वामन, मम्मट या फिर विश्वनाथ। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हम देख करके आए हैं, देखिए कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, इनका समय क्या है 9वीं शताब्दी। ये सब कुछ आप रिकॉल कर पाते हैं क्या? उसके साथ साथ इनकी प्रमुख उक्ति क्या है और ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ये क्या कहते हैं, ये सब कुछ अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? तो रसगत दोषों की संख्या मानी गई है 10। भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि के अनुसार रसगत दोषों की संख्या 10 मानी गई है, जो निम्न है। अंगूठ, अर्थांतर, भिन्नार्थ, एकार्थ, अर्थहीन, अभिलुप्तार्थ, न्यायावेद, विषम, विसंधि और शब्दयुचित। आपको मैं बता दूं, जो भी प्रश्न नया होता है मैं उसे संबंधित विश्लेषण लेकर के आता हूं 1 से 2 बार, उसके बाद बार बार नहीं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न से संबंधित आपको विश्लेषण इस तरह से ना मिला हो। लेकिन अब ये प्रश्न दोबारा आएगा तो मैं ये चीज़ लिख करके नहीं लेके आऊँगा, आपको यही नोट कर लेना है या फिर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। हाँ, इसके बाद अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो मैं बोलूँगा हाँ ये प्रश्न रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखिए, नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप देखिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही है। अभिनवगुप्त, दशरूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाश। बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है इस पर देने की, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 124, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे। तो काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कहते हैं प्लेटो। ठीक है, उसके बाद उसका खंडन करते हैं अरस्तु। ठीक है, वो प्लेटो कहता है कि ईश्वर के अलावा और कोई काव्य का निर्माण कर ही नहीं सकता, और कोई कला ईश्वर के अलावा, ईश्वर जो बना के भेज दिया, जिस प्रकृति को बना के भेज दिया, हमेशा उसी की नकल करता है कलाकार। तो उसका खंडन जब अरस्तु करते हैं तो कहते हैं, और प्लेटो ये भी कहता है कला कला से 3 गुनी दूर है, लेकिन अरस्तु कहते हैं नहीं, कलाकार जब किसी कलाकृति का अनुकरण करता है तो उसमें उसका कुछ अंश उस कलाकार के स्वयं का भी होता है। इस तरीके से वो व्याख्या देते हैं अपने अनुकरण सिद्धांत में। अगला प्रश्न 125 हम देखते हैं, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ऑप्शन बी जुआन रूफो, फ्रेंच रोह या फिर जॉर्ज साइको। तो जादुई यथार्थ फ्रेंच रोह ने किया था, आप इसे नोट कर लीजिए। 126 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्लेटो की दृष्टि यथार्थ परक थी, अरस्तु की आदर्श परक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्श परक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक।
प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थ परक थी। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी, प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। तो एक आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात करता है प्लेटो। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं 127 नंबर। संवेदनशीलता का असाहचर्य, यह अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए आई रिचर्ड, ऑप्शन बी जॉर्ज लुकास, ऑप्शन सी टी एस इलियट, ऑप्शन डी एफ आर लीविस। तो संवेदनशीलता का असाहचर्य नामक जो अवधारणा है उसके संबंध में टी एस इलियट जी बताते हैं। यह प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी जून 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है वो 128। टी एस इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है? सेक्रेड वुड, एलिजाबेथेन एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, यही चारों हैं। आप इसमें से बताइए इसका सही क्रम क्या है। तो एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही क्रम है, यही जो मैंने बोला। द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज। यहाँ से आपको देखिए कि टी एस इलियट के प्रमुख रचनाकारों के नाम भी आपको मिल रहे हैं इसी प्रश्न से, तो उनको नोट भी कर लीजिए और क्रम से नोट कर लीजिए। और सेक्रेड वुड आपको पता ही है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है ये। अगले प्रश्न को देखते हैं 129। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लिरिकल बैलेट्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एस्थेटिक्स और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, क्रोचे, कॉलरीज, वर्ड्सवर्थ, एलियट, एस्थेटिक्स, रिचर्ड। तो इसको आगे हम देख लेते हैं, आंसर ही इसका सही है। यहाँ पर लिरिकल बैलेट्स आपको पता है, लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार हैं वर्ड्सवर्थ। कई बार ये रिपीटेड है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका। अभी देखिए बायोग्राफिया लिटरेरिया इसके पहले ही पूछा गया था, कॉलरीज। एस्थेटिक्स ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, लेकिन ये भी एक दो बार जरूर पूछा गया है, क्रोचे ऑप्शन में थे ये। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स ये आपके लिए नया है, जो कि रिचर्ड की रचना है, लेकिन हम ये भी जरूर एक आध बार पूछा गया होगा। इसमें से कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो पहली बार पूछी जा गई हो। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इन सबको खूब अच्छे से देखते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 130। स्थापना एवं तर्क का यह प्रश्न है। मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे रखा है, आप इसमें से उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। सार्वकालिक यानी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मिथक सार्वकालिक नहीं होता है। मिथक एक समय के बाद उसके बारे में पता भी चलता है। और सार्वदेशिक हो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। सार्वकालिक हो सकता है लेकिन सार्वदेशिक हो, सभी देश में माने जाने वाला हो, इसका क्षेत्र विस्तृत हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। तो इस पर थोड़ा सा मुझे शक है, इसके रीज़न पर भी, ये भी मुझे गलत लग रहा है। इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन बी होगा इसका सही, गलत। इसको एक बार मैं चेक कर लूँगा। तो आज हम 30 प्रश्न करते हैं। इसके पहले बहुत सारे वीडियो में कमेंट आया था आप 25 ही प्रश्न करवाते हैं, इससे ज़्यादा करवाने की कोशिश करिए। थोड़ी सी इस समय मुझे भी थोड़ी ज़रूरत है। अभी मैं आया, उसके बाद सोचा एक वीडियो शूट करता हूँ, बनाता हूँ। यही अगर 30 क्वेश्चन आप अगर कोई लाइव लेके आता है तो वो 1-1 घंटे चलाता है, 1-1 घंटे। आप इस वीडियो को क्या है, मैक्सिमम ये वीडियो मैं देख लूँ, अभी 29-30 मिनट की वीडियो है, आप इसे 2x पर देखिए तो मैक्सिमम आप इसे 12 से 13 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो को स्किप करके, थोड़ा बीच बीच में जब मैं बातें करता हूँ नहीं सुनना पसंद है आपको, कुछ जगह ऐसी भी बातें होती हैं जिसको सुन लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को स्किप कर देना चाहिए एक समय के बाद। जब आपके पास टेंशन है, प्रेशर है, तो आप उसे स्किप करके केवल क्वेश्चन देखते चले जाइए। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि 2, 4, 5 सेकेंड कुछ बातें निकलती रहती हैं कहानी के तौर पे,
वो भावना होती है। जब आप भी कभी करोगे तो आपके अंदर से भी वो आवाज़ आएगी, और वो जो रिलेटेड कहानियाँ होती हैं वो निकलती रहती हैं। तो आगे का प्रश्न हम कल करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवा करके जल्दी से जल्दी इस यूनिट को ख़त्म करने की। मैं दोबारा से आप सभी बधाई के पात्र हैं, जो भी इस चैनल के सदस्य हैं और जो भी लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार वॉच कर रहे हैं। निसंदेह उनका योगदान इस चैनल के लिए बहुत बड़ा है, इस प्लेटफॉर्म के लिए बड़ा है, और वो एक दिन अच्छा करेंगे और यहाँ आकर के भी अच्छा करेंगे। तो धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर फर्स्ट पर भी अच्छे से अच्छा ध्यान देते रहिए। थैंक यू।